ठीक है, तो ये चार पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है: अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप नोट करो अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, तो इसमें नोट करो बेटा, लिखो अमाउंट ऑफ गैस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड, amount of gas is always expressed in terms of number of moles. Amount of gas is always expressed in terms of number of moles. Amount of gas is always expressed in terms of number of moles. ठीक है, तो गैसियस अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे हमेशा नंबर ऑफ मोल को यूज करते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल के टर्म्स में इसको मेजर किया जाएगा। नंबर 2, वॉल्यूम ऑफ गैस। इसमें लिखो बेटा, वॉल्यूम ऑफ गैस, volume of gas is same as that of volume of container. Volume of gas is same as that of volume of container. Volume of gas is same as that of volume of container in which it is present. In which it is present. फिर से बोलना है। Volume of gas is same as that of volume of container in which it is present. आगे लिखो, various units of volume, various units of volume, various units of volume are, अगर हम वॉल्यूम की यूनिट को कंसीडर करें तो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, सीजीएस यूनिट अगर कंसीडर करें सेंटीमीटर क्यूब है, तो या क्यूबिक सेंटीमीटर आप बोल सकते हो, या क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बात आती है इनमें रिलेशनशिप क्या है। तो 1 मीटर क्यूब 10 की पावर 4 सेंटीमीटर। 1 meter cube is equal to 10 to the power 6 centimeter cube. 1 meter cube is equal to 10 power 6 centimeter cube, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, तो 10 power 6 centimeter cube, and this is equal to 10 to the power 3 decimeter cube. 10 to the power 3 decimeter cube. 1 meter is equal to 10 decimeter. ठीक है, 1 decimeter is equal to 100 सेंटीमीटर, नहीं, 1 decimeter is equal to 10 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखो 10 power 3 decimeter क्यूब और 1 decimeter क्यूब 1 लीटर होता है बेटा, तो हम इसको 10 to the power 3 लीटर बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 10 to the power 6 मिलीलीटर। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना, ये 1 मिलीलीटर होता है। तो ये सब वॉल्यूम की यूनिट्स है। एसआई यूनिट है मीटर क्यूब, सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब, ये इनके बीच में रिलेशनशिप है। बाकी 1 मीटर 10 डेसीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, तो 1000 डेसीमीटर क्यूब हो गया। और 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता है,
और 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर होता है। मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूं, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। ये सब वॉल्यूम की यूनिट्स हैं जिनको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टर्म लिखो, पहले टेम्परेचर लिखो, लास्ट में प्रेशर को डिस्कस करते हैं। नंबर 3 टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर इसमें लिखो बेटा। देखो, टू डिफाइन गैसियस स्टेट, to define gaseous state, to define gaseous state, temperature of the system, to define gaseous state, temperature of the system, to define gaseous state, temperature of the system is always taken in Kelvin, is always taken, रिपीट कर। चलो रिपीट कर देता हूं। टू डिफाइन गैसियस स्टेट, to define gaseous state, temperature of the system is always taken in Kelvin, is always taken in Kelvin। यहां पे एक बात और नोट कर लो, लिखो टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन is also called absolute temperature, temperature in Kelvin is also called absolute temperature because its value can never be negative, because its value can never be negative। बाकी जो यूनिट्स हैं टेम्परेचर की, उनमें अगर आप टेम्परेचर को कंसीडर करो तो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन केल्विन में अगर आप टेम्परेचर लेते हो तो केल्विन में टेम्परेचर वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला जाता है। तो यहाँ पे हम जो भी मेजरमेंट करेंगे उसमें अगर टेम्परेचर वैल्यू को कंसीडर करना है तो टेम्परेचर वैल्यू हमेशा केल्विन में लेनी है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, 273.15 केल्विन। बाकी टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशनशिप आप पहले भी देख चुके हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टेम्परेचर की। अब आप नोट करो 4th पैरामीटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखो प्रेशर। प्रेशर इसमें लिखो बेटा, यहाँ पे हम कई सारे प्रेशर टर्म को डिफाइन करते हैं, जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, गैस प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। तो अलग अलग प्रेशर टर्म को डिफाइन करते हैं। तो मैं सारे टर्म्स को 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूं। लिखो, प्रेशर एक्सर्टेड by atmospheric gases, pressure exerted by atmospheric gases, pressure exerted by atmospheric gases is termed as atmospheric pressure, is termed as atmospheric pressure, is termed as atmospheric pressure। आगे लिखो, atmospheric pressure is always measured, atmospheric pressure is always measured with the help of barometer, atmospheric pressure is always measured with the help of barometer।
बैरोमीटर की हेल्प से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है। अब जरा देखो बैरोमीटर में अरेंजमेंट कैसा होता है। देखो एक वेसल को कंसिडर कर रहे हैं, ये इसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्यूब प्रेजेंट होती है, इन्वर्टेड ट्यूब प्रेजेंट होती है, और इस वेसल में मरकरी फिल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे मरकरी फिल्ड होता है। तो देखो क्योंकि ये ओपन वेसल है तो इस वजह से क्या होगा, इधर जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक गैसेस जो है यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, अंदर में मरकरी लेवल जो है वो राइज करता है। ठीक है, मरकरी लेवल यहाँ पे राइज करता है। तो हमें क्या करना है, हमें मरकरी कॉलम का हाइट को मेजर करना है। ये मरकरी कॉलम का जो हाइट है ना, इसको मेजर करना हो। ये हाइट मेजर करना है। तो अब देखो हमें पता है कि सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर आप फोर्स को देखो तो फोर्स क्या होगा, यहाँ पे इसका जो ये जो मरकरी यहाँ पे फील्ड है इस ट्यूब के अंदर, इस मरकरी कॉलम का जो वेट है उसको हम यहाँ पे फोर्स बोलेंगे। तो मरकरी कॉलम का वेट अपॉन एरिया हम ये कंसिडर कर सकते हैं। अब मरकरी कॉलम का वेट कैसे निकालोगे, तो पहले तो ये निकाल लो कि कितना वॉल्यूम मरकरी का इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है। तो वॉल्यूम ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी, तो ये मास ऑफ मरकरी कॉलम हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जी, ये हो गया वेट ऑफ मरकरी कॉलम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये वॉल्यूम ऑफ मरकरी हो गया इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास ऑफ मरकरी हो गया, मल्टीप्लाइड बाय जी, तो ये वेट ऑफ मरकरी कॉलम हो गया डिवाइडेड बाय ए, ये लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम जो है यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देखो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम h है, अगर मान लो कि इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, इस ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर a है तो आप a इंटू एच, ये v लिख सकते हो, इंटू रो इंटू जी डिवाइडेड बाई a। तो अब यहां से अगर आप देखो तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रो जी एच, रो जी एच के इक्वल आ जाता है, P इज इक्वल टू रो जी एच। ये क्लियर है बेटा? यस सर। नंबर आ चुके हैं। ठीक है, तो आप देखो अगर हम यहाँ पे मरकरी को कंसीडर करें तो मरकरी की डेंसिटी फिक्स है, जी वैल्यू फिक्स है, इसका मतलब प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम हो जाएगा। तो हाइट ऑफ मरकरी कॉलम को हम प्रेशर की यूनिट भी लेते हैं। आप देखोगे अभी प्रेशर की यूनिट में डिस्कस करूंगा तो उसमें हाइट ऑफ मरकरी कॉलम को हम प्रेशर की यूनिट लेते हैं। ये नोट कर लिया सबने? एक मिनट सर। कर लिया सर।
तो अब आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इंप्लाइज P is directly proportional to H if rho is constant. अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड कांस्टेंट है तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होगा। तो ये हाइट ऑफ मर्करी कॉलम जो है जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। अब देखो बात आती है, अगर हम मर्करी की डेंसिटी को कंसिडर करें तो डेंसिटी ऑफ मर्करी ये होता है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखो, अगर हम बैरोमीटर के अंदर मर्करी को फिल करते हैं एक सर्टेन प्रेशर को मेजर करने के लिए, और दूसरी तरफ बैरोमीटर के अंदर हम वाटर को फिल करते हैं उसी प्रेशर को मेजर करने के लिए, तो अब आप देखो इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं। If pressure is constant and different liquids are used in barometer for measurement of same pressure, for measurement of same pressure। जैसे मान लो हम वाटर और मर्करी का ही केस को कंसीडर कर रहे हैं, तो देखो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू G मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ मर्करी कॉलम, ये लिख सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ वाटर कॉलम। तो अगर आप यहां से देखो तो यहां से क्या गया, दिस इंप्लाइज रो Hg इंटू HHg इज इक्वल टू रो वाटर इंटू H वाटर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो मर्करी की डेंसिटी को पुट कर दो और वाटर की डेंसिटी को पुट कर दो, तो आपको यहां से मिल जाएगा this implies height of water column is equal to 13.6 times height of mercury column। मर्करी कॉलम का जितना हाइट होगा उससे उसका 13.6 टाइम्स होगा वाटर कॉलम का हाइट। यानी कि अगर मान लो कि आप 1 मीटर लेंथ का बैरोमीटर यूज करते हो मर्करी कॉलम के टर्म्स में, तो वाटर कॉलम के टर्म्स में आपको जो है वही हाइट जो है वो 13.6 मीटर लेना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है? यस सर। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कि बोलते हैं कि मान लो एक पर्टिकुलर प्रेशर वैल्यू को मेजर करना है, उस प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम एक बार मर्करी को यूज कर रहे हैं, एक बार कोई और लिक्विड को यूज कर रहे हैं जिसका डेंसिटी गिवन होगा, तो आपसे ये बोलेंगे कि वो उस लिक्विड का हाइट कितना होगा सेम प्रेशर मेजरमेंट के लिए। तो आपको यही रिजल्ट यूज करना है, ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2।
आप ये रिजल्ट यूज करोगे, ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। कब यूज करोगे? इफ P इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ये रिजल्ट यूज किया जाएगा, ρ1 H1 इज इक्वल टू ρ2 H2। अच्छा, आप देखो क्वेश्चन ये उठता है कि बैरोमीटर के अंदर हम मरकरी को ही फ्लूइड के फॉर्म में, मरकरी फ्लूइड को ही क्यों यूज करते हैं? तो जरा आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, व्हाई मरकरी इज यूज्ड, व्हाई मरकरी इज यूज्ड, why mercury is used as barometric fluid, why mercury is used as barometric fluid, why mercury is used as barometric fluid। अब इसका एक्सप्लेनेशन नोट करो, लिखो mercury, mercury is considered as, mercury is considered as best barometric fluid, mercury is considered as best barometric fluid, mercury is considered as best barometric fluid because of following facts, because of following facts। सर थोड़ा आराम से बोल लो। अच्छा, मैं आराम से नहीं बोल रहा हूं, बहुत तेज बोल रहा हूं क्या? चलो मैं फिर से मरकरी इज कंसीडर्ड एज, mercury is considered as best barometric fluid, mercury is considered as best barometric fluid because of following facts, because of following facts। ठीक है मानस? यस सर। चलो, अब कौन कौन से फैक्ट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट अमंग ऑल लिक्विड्स, इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट अमंग ऑल लिक्विड्स, इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट अमंग ऑल लिक्विड्स। जब मैं लिक्विड बोल रहा हूं तो मतलब समझ लेना नेचुरली अकरिंग लिक्विड्स, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, ऐसे लिक्विड्स की बात हो रही है। इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट अमंग ऑल लिक्विड्स। तो जितने भी नेचुरली अकरिंग लिक्विड्स हैं उनमें सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है? सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है भाई? मरकरी की होती है। इसलिए अगर आप मरकरी को यूज करोगे तो जो बैरोमीटर होगा, बैरोमीटर में जो लिक्विड कॉलम है उसका हाइट जो है आप कम रखोगे, मतलब एक कॉम्पैक्ट साइज का बैरोमीटर आप उस कंडीशन में यूज कर पाओगे। अगर आप कोई और लिक्विड यूज करोगे तो बैरोमीटर कॉलम का हाइट जो है आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब पता चला कि आप जो है मान लो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजर कर रहे हो और प्रेशर मेजरमेंट के लिए जो बैरोमीटर यूज करो उसमें वाटर भरा हुआ है। अब उस बैरोमीटर कॉलम का हाइट कितना होना चाहिए? पता चला आप 11 मीटर 12 मीटर लंबा जो है वो बैरोमीटर लेकर के इधर उधर घूम रहे हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। इसलिए बोल रहे हैं कि सबसे हैवी लिक्विड जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, और सबसे हैवी लिक्विड अगर हम कंसीडर करें तो मरकरी ही होता है, इसलिए मरकरी को यूज किया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, नंबर 2,
लिखो इट इज नॉन स्टिकी, इट इज नॉन स्टिकी विद द ग्लास, इट इज नॉन स्टिकी विद द ग्लास, इट इज नॉन स्टिकी विद द ग्लास, and therefore clear surface, and therefore clear surface of the liquid, and therefore clear surface of the liquid is observed, clear surface of the liquid is observed. देखो अगर अब वाटर को हम फिल करते हैं तो वाटर इज स्टिकी विद द ग्लास, तो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना वो उस ट्यूब के वॉल से स्टिक कर जाएंगे, इससे आपको क्लियर सरफेस नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर आप बैरोमीटर यूज करते हो तो बैरोमीटर जो है वो स्टिक नहीं करता ग्लास के साथ, इसलिए वहां पे क्लियर सरफेस प्रोड्यूस होती है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। तीसरा पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, its thermal expansivity is very low, its thermal expansivity is very low, its thermal expansivity is very low। तो थर्मल एक्सपेंसिविटी लो होने से क्या होगा, प्रेशर मेजरमेंट में जो एरर होगा ना वो कम होगा। अब पता चला कि आप 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को समर में मेजर कर रहे हो और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर को आप विंटर में मेजर कर रहे हो, और आप जो बैरोमीटर के अंदर लिक्विड यूज कर रहे हो उसका थर्मल एक्सपेंसिविटी हाई है। तो थर्मल एक्सपेंसिविटी हाई होने से क्या होगा, जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो लिक्विड कॉलम का हाइट होगा वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। तो हाइट में चेंज की वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करेंगे उसके मेजरमेंट में एरर आ जाता है। भाई आप देखो समर्स में जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड 44 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और विंटर्स में जो टेम्परेचर होता है वो 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखोगे, मान लो कि लिक्विड जो आपने यूज किया उसकी थर्मल एक्सपेंसिविटी हाई है, तो ऐसे सिचुएशन में जो लिक्विड कॉलम का हाइट होगा वो समर्स में ज्यादा होगा और विंटर्स में कम होगा। तो पता चला कि आप समर में प्रेशर मेजर कर रहे हो तो आप बोल रहे हो एटमॉस्फेरिक, आप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू बता रहे हो वो ज्यादा बता रहे हो, और विंटर्स में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू आप बता रहे हो वो कम बता रहे हो। तो ऐसी प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम जो लिक्विड यूज करते हैं बैरोमीटर के अंदर उसकी थर्मल एक्सपेंसिविटी लो होनी चाहिए। तो मरकरी की थर्मल एक्सपेंसिविटी लो है, इसलिए मरकरी जो है एक अच्छा बैरोमेट्रिक फ्लूइड है। तो ये तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस सर। थर्मल एक्सपेंसिविटी का मतलब समझ में आ रहा है? अरे थर्म मतलब होता है हीट, हीट करने पे एक्सपैंड करना, इसको थर्मल एक्सपेंसिविटी बोलते हैं। आप 1 लीटर वाटर ले लो, 1 लीटर वाटर को आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो और उतना ही वॉल्यूम वाटर, मतलब उतना ही अमाउंट वाटर का जो है अगर आप 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंसीडर करते हो तो आप देखोगे 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम जो है 1 लीटर से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। इसका मतलब है कि वाटर की जो थर्मल एक्सपेंसिविटी है वो हाई है। अगर मरकरी की थर्मल एक्सपेंसिविटी को कंसीडर करें तो मरकरी की थर्मल एक्सपेंसिविटी लो है, इसलिए मरकरी एक अच्छा बैरोमेट्रिक फ्लूइड है। फोर्थ पॉइंट लिखो, फोर्थ पॉइंट लिखो, इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, it exists in the form of liquid state, it exists in the form of liquid state even at very low temperature, it exists in the form of liquid state even at very low temperature, it exists in the form of liquid state even at very low temperature। तो अब जैसे देखो अगर आपको -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है, ठीक है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है, तो क्या बैरोमेट्रिक फ्लूइड वाटर जो है वो हो सकता है? No, sir. भाई वाटर तो उस कंडीशन में फ्रीज कर जाएगा। बैरोमेट्रिक फ्लूइड ऐसा होना चाहिए जो उस टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करे। तो अगर हम मरकरी को कंसीडर करें तो मरकरी जो है बहुत लो टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से मरकरी जो है वो बेस्ट बैरोमेट्रिक फ्लूइड है। मरकरी के बाद जो सेकंड बेस्ट बैरोमेट्रिक फ्लूइड है वो गैलियम है बेटा, ठीक है। मरकरी के बाद फिर गैलियम को कंसीडर करते हैं। वैसे गैलियम जो है बैरोमेट्रिक फ्लूइड के फॉर्म में तभी यूज हो सकता है जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज्यादा हो। कम टेम्परेचर पे गैलियम जो है वो सॉलिड होता है। गैलियम के साथ एक एडवांटेज ये है कि अगर आपको प्रेशर मेजरमेंट करना है बहुत हाई टेम्परेचर पे तो उसके लिए गैलियम सुटेबल रहता है। नोट में आप इस बात को लिख लो, लिखो आफ्टर मर्करी मोस्ट सुटेबल बैरोमेट्रिक फ्लूइड, आफ्टर मर्करी most suitable barometric fluid, after mercury most suitable barometric fluid is gallium. Most suitable barometric fluid is gallium. आगे लिखो however gallium is suitable, however gallium is suitable only if pressure measurement is done, only if pressure measurement is done above 30 degree centigrade, above 30 degree centigrade, above 30 degree centigrade. एक और बात यहीं पे नोट कर लो, इफ मेजरमेंट ऑफ प्रेशर अकर्स एट हाई टेम्परेचर, if measurement of pressure occurs at high temperature, if measurement of pressure occurs at high temperature, if measurement of pressure occurs at high temperature, then if measurement of pressure occurs at high temperature, then gallium is most suitable, then gallium is most suitable fluid, then gallium is most suitable fluid. अब ये सारी बातें भी आपको पता होनी चाहिए, इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये इसमें ये सब डिस्कशन जो है फिजिक्स में भी आता है, फ्लूइड्स के चैप्टर में आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, फिजिक्स में ना। यस सर। अब आप नोट करो नेक्स्ट टर्म, गेज प्रेशर। गेज प्रेशर नोट करो, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 points, the pressure difference between 2 points is called gauge pressure. The pressure difference between 2 points is called gauge pressure. आगे लिखो, it is measured with the help of manometer.
इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर। तो गेज प्रेशर को मैनोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। अब जैसे देखो, मान लो एक ट्यूब है, यहां पे हमने मैनोमीटर लगाया हुआ है। अब देखो, अगर इसके थ्रू मान लो गैस का फ्लो हो रहा है या कोई लिक्विड का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। ऑफ फ्लूइड, ये गैस या लिक्विड कुछ भी हो सकता है। तो आपको एक बात पता होगी कि जब कोई भी गैस या लिक्विड का फ्लो होता है तो हमेशा हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन होता है। तो अब आप देखो, हमें प्रेशर मेजरमेंट करना है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में, ठीक है, इन दो पॉइंट्स के बीच में। मान लो इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं ए और इस पॉइंट को बोल रहे हैं बी। तो ये ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना है वो मेजर करना है। तो अब उसके लिए हम यहाँ पे एक मैनोमीटर लगाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक मैनोमीटर लगाते हैं। अब मैनोमीटर के अंदर मर्करी फील्ड होता है, तो नेचुरल सी बात है कि ए पे प्रेशर ज्यादा होगा, बी पे प्रेशर कम होगा। इसलिए इस साइड में जो ये मर्करी लेवल होगा वो नीचे होगा और इधर मर्करी लेवल ऊपर होगा, ठीक है। मर्करी लेवल जो है वो लेफ्ट साइड में नीचे होगा, मतलब जहां पे प्रेशर ज्यादा है वहां पे मर्करी लेवल मैनोमीटर में नीचे होगा और जहां पे प्रेशर कम है उधर मर्करी लेवल ऊपर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में जो मर्करी कॉलम के हाइट में डिफरेंस है वो हाइट डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं। ये हाइट डिफरेंस को मेजर कर लेते हैं और फिर इस हाइट डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है उसको डिटरमाइन करते हैं। तो हमें निकालना है पीए माइनस पीबी। तो पीए माइनस पीबी क्या हो जाएगा, पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू रो जी एच, ये होना चाहिए। पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू रो जी एच। यहां से प्रेशर डिफरेंस आपको मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो दो पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। गेज प्रेशर के मेजरमेंट के लिए मैनोमीटर को यूज किया जाता है। अब मैनोमीटर को हम कैसे यूज करते हैं गेज प्रेशर को मेजर करने के लिए, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब आप नोट करो, एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर। अब जरा देखो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। जैसे
हमने एक टैंक को कंसीडर किया, इसमें लिक्विड फिल्ड है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि अगर हमें इस पॉइंट पे प्रेशर पता करना है, इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, और मान लो कि ये पॉइंट जो है, जो अपर लेवल है लिक्विड का, वहां से H डेप्थ में है, मतलब H हाइट नीचे है, तो हमें इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे एब्सोल्यूट प्रेशर? देखो, ये तो ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस है तो मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसके साथ फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और उसमें ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को आप ऐड कर दो, तो आपको इस पॉइंट पे एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मैं इसको लिख देता हूं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रो जी एच। अब ये रो जो है, ये इस लिक्विड का रो आप लोगे जो यहाँ पे फिल्ड है इनसाइड द टैंक, और एच उसी का हाइट। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। इस तरीके से एब्सोल्यूट प्रेशर को मेजर करेंगे। ये सारी बातें समझ में आ गई बेटा? Yes, sir. अब बात आती है प्रेशर की, हम कौन कौन सी यूनिट को कंसीडर करते हैं। तो आप लिखो यूनिट्स ऑफ प्रेशर। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो देखो यहां पे लिख लो, द मोस्ट कॉमन यूनिट of pressure is atmosphere। ठीक है, एटमॉस्फेयर ये सबसे कॉमन यूनिट है। अब अगर हम कंसीडर करते हैं वन एटमॉस्फेयर को, वन एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं, और बैरोमीटर के अंदर मरकरी को फिल किया जाता है। अभी मैंने बताया था कि मरकरी कॉलम का हाइट को भी हम सीधे प्रेशर की यूनिट ले लेते हैं। तो वन एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अगर मरकरी कॉलम का हाइट ट्यूब के अंदर, बैरोमेट्रिक ट्यूब के अंदर 76 सेंटीमीटर, मतलब प्रेशर वन एटमॉस्फेयर है। आप इसको ये भी लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 760 millimeter of mercury। 760 millimeter of mercury, this is equal to 760 torr। ये भी प्रेशर की एक यूनिट होती है। 1 torr is equal to 1 millimeter of mercury। 760 torr, this is equal to 1.01325 into 10 to the power 5 Pascal।
1.01325 into 10 power 5 Pascal. This is equal to 1.01325 into 10 to the power 5 Newton per meter square. ठीक है, 1.01325 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तो ये यूनिट्स हैं प्रेशर की. इसके अलावा प्रेशर की एक और यूनिट को कंसीडर किया जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में. ये नोट कर लिया सबने? Yes, sir. One bar is equal to 10 to the power 5 Pascal. Ten power 5 Pascal, and this is equal to 10 power 5 Newton per meter square. 10 power 5 Newton per meter square, and this is equal to 0.987 atmosphere. 0.987 atmosphere. ठीक है. बाकी अगर हम एक एटमॉस्फेयर को बार के टर्म्स में कंसीडर करें तो हम ये होता है 1.01325 बार. 1 atmosphere is equal to 1.01325 बार. ये सारे कन्वर्जन फैक्टर्स आपको पता होना चाहिए. तो आगे बढ़े. Yes, sir. अब आप नोट करो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, गैस लॉज. गैस लॉज. अब गैस लॉज को अगर कंसीडर करें तो इसमें हम कई सारे लॉज को डिफाइन करते हैं. उसमें मैं ओल्डेस्ट लॉ से स्टार्ट कर रहा हूं जिसको सबसे पहले डिफाइन किया गया. इसमें आप लिखो नंबर 1 बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट लिखो. बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट लिखो बेटा. लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, for a fixed amount of gas, present at constant temperature, for a fixed amount of gas present at constant temperature, for a fixed amount of gas present at constant temperature, pressure exerted by the gas, pressure exerted by the gas, pressure exerted by the gas, pressure exerted by the gas is inversely proportional to, pressure exerted by the gas is inversely proportional to the volume of the container, inversely proportional to the volume of the container in which gas is present, in which gas is present, in which gas is present. तो बोला जा रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ गैस यानी कि सेम नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस को हम जितने छोटे साइज के कंटेनर में रखेंगे गैसियस प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और जितने बड़े साइज के कंटेनर में रखेंगे गैसियस प्रेशर उतना कम होगा. ये बात समझ में आ रही है?
सेम अमाउंट ऑफ गैस को अगर आप छोटे कंटेनर में रखते हो तो वहां पे वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, बड़े कंटेनर में रखोगे तो वहां पे गैस कम प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, Yes, sir. यस सर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज प्रेशर is inversely proportional to volume. Pressure is inversely proportional to volume if N and T are constant. Amount of gas fix है और temperature fix है, तो pressure is inversely proportional to volume. ये है Boyle's law. तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं, this implies P is equal to K into 1 by V. ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, तो P is equal to K into 1 by V. तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं, this implies PV is equal to K. प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा अगर N और T कांस्टेंट हो। ये नोट कर लिया? यस सर। तो फिर आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to P3 V3 एंड सो ऑन। ये कांस्टेंट होगा। अगर N और T कांस्टेंट है तो P और V का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। और देखो, एक बात जो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, अभी खैर इन्हीं लॉज से ये डिराइव होता है, बट हमें ग्राफिकल एनालिसिस करनी है तो उसके लिए ये जानना जरूरी है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं इसको। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, वैसे ये इक्वेशन इन्हीं लॉज से डिराइव होती है। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है इक्वेशन? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और इधर आप बोल रहे हैं पीवी इज कांस्टेंट, इसका मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो इट मीन्स आप ये बोल सकते हो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इफ N इज कांस्टेंट। अगर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस आप कंसीडर करते हो तो जो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है बेटा? Yes, sir. सबका रिस्पांस नहीं मिल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? यस सर। Clear है। Yes, sir. यस अब देखो, अब मैं बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल एनालिसिस को डिस्कस करने जा रहा हूं, तो लिखो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ बॉयल्स लॉ। सर आप जितने भी केसेस लिखवा रहे हो ये, हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो। सर आप जितने केसेस लिखवा रहे हो इनमें इन सब में एन कांस्टेंट होना चाहिए। नहीं, ये जरूरी नहीं है, कुछ लॉज में एन भी वेरी करता है। यहाँ बॉयल्स लॉ में एन कांस्टेंट लेते हैं। सर पिछला पेज कर देंगे। एक मिनट, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ बॉयल्स लॉ।
डन। इस पे लिखो, देखो इन बॉयल्स लॉ, इन बॉयल्स लॉ all curves are drawn, all curves are drawn under constant temperature condition. In Boyle's law, all curves are drawn under constant temperature condition. Therefore these curves are also called, therefore these curves are also called, सर रिपीट कर दो। in Boyle's law all curves are drawn under constant temperature condition. In Boyle's law all curves are drawn under constant temperature condition. Therefore these curves are also called, therefore these curves are also called Boyle's isotherm. इन कर्व्स को हम क्या बोलेंगे? बॉयल्स आइसोथर्म बोलेंगे। थर्म मतलब होता है हीट, और टेम्परेचर। आइसो, आइसो मतलब सेम। क्योंकि ये सारे कर्व जो है सेम टेम्परेचर पे ड्रॉ किए जाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बॉयल्स आइसोथर्म बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं अलग अलग जो बॉयल्स आइसोथर्म है उनको डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन P एंड V, P और V के बीच में कर्व at two different temperature T1 and T2 where T1 is greater than T2। बताओ बेटा कैसा कर्व होगा P और V के बीच में? यहाँ पे P और V के बीच में कर्व कैसा होगा? पुरानी बात याद नहीं आ रही? हाँ राधिका सही है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो तो उनके बीच में जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व होता है। तो यहाँ पे कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होना चाहिए। कुछ ऐसा कर्व ऑब्जर्व होगा। मान लो ये एक टेम्परेचर पे ड्रॉ किया है, इसी तरीके से दूसरे टेम्परेचर पे एक और रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व ऑब्जर्व होगा। ये दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व हैं। अब देखो T1 T2 से बड़ा है, और अभी आपने देखा कि K जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं K at T1 is greater than K at T2। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये K यहाँ पे क्या बताता है? एनआरटी, हाँ क्या बताता है? एनआरटी, K nRT बताता है। ग्राफ में क्या बताता है K? स्लोप नहीं, एरिया। अगर K को हम यहाँ पे देखें, देखो यहाँ पे एक बाइसेक्टर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये बाइसेक्टर लाइन हमने ड्रॉ की है। ये बाइसेक्टर लाइन कर्व को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है
उस पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से, ये हमें के बताता है। ये पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ये के है। तो अब आप देखो के एट T1 के एट T2 से बड़ा है, इसका मतलब अगर आप देखो तो T1 टेम्परेचर पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, तो ये के एट T1 हो जाएगा, और ये जो है ये के एट T2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाला जो कर्व है ये T1 टेम्परेचर पे और नीचे वाला कर्व जो है वो T2 टेम्परेचर पे ड्रॉ करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये कर्व जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व ऐसे बाइसेक्टर के लॉन्ग ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक, जैसे ये लोअर टेम्परेचर पे कर्व है, ये उससे हायर टेम्परेचर पे ऐसे और हायर टेम्परेचर पे और ऊपर आएगा, तो इस तरीके से ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। टेम्परेचर बढ़ाने पे कर्व में क्या चेंज होगा, ये बात समझ में आ रही है? कर्व Yes, तो sir. यस सर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही रहेगा, बट उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बाइसेक्टर के लॉन्ग वो ओरिजिन से दूर जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं, नेक्स्ट कर्व बिटवीन P एंड 1/V, P एंड 1/V कैसा कर्व होगा बताओ? कैसा कर्व होना चाहिए भाई? देखो P इज इक्वल टू, सही है, स्ट्रेट लाइन, P इज इक्वल टू K इंटू 1/V, यानी कि ये Y इज इक्वल टू MX टाइप का कर्व होगा। Y इज इक्वल टू MX टाइप का कर्व होगा। तो y इज इक्वल टू MX लाइन ये जो है ओरिजिन से पास करती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा कर्व मिलना चाहिए। अब इसमें आप देखो, अगर दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमने ड्रॉ किया है इस कर्व को, T1 and T2, where T1 is greater than T2, यानी कि KT1 is greater than KT2, और ये K जो है वो tan थीटा होगा यहाँ पे, तो tan θ1 is greater than tan θ2, इसका मतलब θ1 is greater than θ2 होना चाहिए। तो ये वाला एंगल जो है अगर θ1 है तो ये एंगल जो है वो θ2, θ1 is greater than θ2। इसका मतलब ये वाली स्ट्रेट लाइन T1 टेम्परेचर पे और ये वाली स्ट्रेट लाइन T2 टेम्परेचर पे ड्रॉ होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ये लाइन ऐसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे। ये समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. y इज इक्वल टू MX, M जो है tan थीटा है, तो T1 टेम्परेचर पे लाइन का स्लोप ज्यादा है, इसका मतलब T1 टेम्परेचर पे थीटा ज्यादा होना चाहिए। ऐसे ही कुछ और आइसोथर्म भी यहाँ पे ऑब्जर्व होते हैं। ये
ये सबने नोट कर लिया, आगे बढ़े। Yes. यस सर। अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं पीवी और पी और वी के बीच में, पीवी और पी और वी के बीच में at two different temperature T1 and T2 where T1 is greater than T2, यानी कि KT1 is greater than KT2। तो कैसा कर्व होना चाहिए यहाँ पे, बोलो। कर्व कैसा होना चाहिए यहाँ पे? बोलो भाई। अरे P और V का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है ना। बोला। P और V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। अगर N और T कांस्टेंट है तो आप चाहे प्रेशर को बदलो या वॉल्यूम को बदलो, P इंटू V ये सेम रहेगा जब तक N और T वैल्यू कांस्टेंट है। इसका हमने यहाँ पे कांस्टेंट लाइन मिलनी चाहिए, कांस्टेंट लाइन मिलनी चाहिए, मतलब ऐसा कर्व ऑब्जर्व होगा, ये कांस्टेंट लाइन। अब इसमें ये लाइन का जो इंटरसेप्ट है ये k के बराबर है, तो ये होना चाहिए k एट T1 और ये होना चाहिए k एट T2। तो ये कर्व T1 टेम्परेचर पे और ये T2 टेम्परेचर पे। मीन्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये कांस्टेंट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। अब देखो, अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं बिटवीन LNP एंड LNV के बीच में, LNP और LNV के बीच में हम कर्व ड्रॉ करते हैं, log P और log V के बीच में। LN मतलब नेचुरल लॉग होता है। तो लॉग की प्रॉपर्टीज पता है आपको? यस सर। सबको पता है? मैंने पहले बताया हुआ है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है भाई? नहीं सर। नहीं याद है? अच्छा। ln m इंटू n इज इक्वल टू ln m प्लस ln n, ln m बाई n इज इक्वल टू ln m माइनस ln n, ln m टू द पावर n इज इक्वल टू n ln m। ये सब नहीं बताया हुआ है? यस सर। मैथ्स में तो याद है आप लोग को। मैथ में याद है और केमिस्ट्री में नहीं याद है। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर देखना, नोट्स देखना, उसमें जहां पे मैंने मोजलेस एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है ना, मोजलेस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले ग्राफिकल एनालिसिस आई थी, तो वहीं पे सब कुछ बताया हुआ है, जितने भी स्टैंडर्ड कर्व्स हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस, ये सब बताया हुआ है। मिल गया सर, मिल गया ना सर? लॉगरिथमिक कर्व। तो मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता हूं। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, PV इज इक्वल टू K है, PV इज इक्वल टू K है। अब आप दोनों साइड में लॉग ले लो, ln PV
इज इक्वल टू ln k, ये लिखोगे, फिर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या आ जाएगा, ln p इंटू वी इज इक्वल टू ln p प्लस ln v इज इक्वल टू ln k। तो यहां से आप ये लिख सकते हो ln p इज इक्वल टू माइनस ln v, यानी कि -1 इंटू ln v प्लस ln k, ये लिख सकते हो। और फिर आप इसको कंपेयर करो विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ। ln p की जगह, y की जगह पे ln p आ गया, x की जगह पे ln v आ गया, इसका वाला m यहाँ पे m की जगह पे -1 है और c की जगह पे ln k। ये क्लियर है? यस सर। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप -1 है। -1 यानी कि थीटा जो है tan 135, tan 135 ये -1 होता है बेटा। तो थीटा जो है 135 डिग्री होना चाहिए। तो अब यहां पे देखो जो कर्व ऑब्जर्व होगा वो कुछ ऐसा कर्व होगा। दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर ड्रॉ कर रहे हैं, थीटा तो आप इस तरीके से डिटरमाइन करोगे, आप इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करो तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है वो थीटा है। तो ये एंगल जो है ये यहाँ पे 135 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 135 डिग्री होगा। यहाँ पे आप देखो स्लोप जो है हर बार -1 ही होगी। तो क्योंकि अगर आप दो अलग अलग टेम्परेचर पे कर्व ड्रॉ करेंगे तो स्लोप तो लाइन का सेम रहेगा, और अगर दो लाइन का स्लोप सेम है तो वो लाइन हमेशा क्या होती है, पैरेलल होती। टू लाइंस ऑफ आइडेंटिकल स्लोप आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर, तो ये पैरेलल लाइंस होंगी। तो हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पे अगर कर्व ड्रॉ किया है तो ये सिचुएशन अराइज होनी चाहिए, ln k t1 इज ग्रेटर देन ln k t2। ठीक है, तो ये ln k यहाँ पे इंटरसेप्ट है, तो इंटरसेप्ट है तो इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये वाला जो कर्व है ये T1 टेम्परेचर पे होना चाहिए और ये वाला कर्व T2 टेम्परेचर पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट वैल्यू कम है और यहाँ पे इंटरसेप्ट वैल्यू ज्यादा है। आया समझ में भाई? यस सर। इसका मतलब इस केस में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये जो पैरेलल लाइंस है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएंगे, इंटरसेप्ट बढ़ता जाएगा, स्लोप सेम रहेगा। तो बॉयल्स आइसोथर्म में हम टोटल ये 4 कर्व कंसीडर करते हैं। कर्व बिटवीन P एंड V, कर्व बिटवीन P एंड 1/V, कर्व बिटवीन PV एंड P और V, एंड कर्व बिटवीन ln P एंड ln V। ठीक है, ये कुल मिलाकर के ये 4 कर्व कंसीडर करते हैं बॉयल्स आइसोथर्म में। ये ग्राफिकल एनालिसिस अच्छे से एक बार देख लेना, इसको समझ लेना। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये गैस लॉज का जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। इस पे खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो समझ में आ रहा है ये अच्छे से? यस सर। आ रहे हैं सर। Yes, ये तो हो गया फर्स्ट गैस लॉ, बॉयल्स लॉ। अब सेकंड गैस लॉ आप लिखो चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ
चार्ल्स लॉ स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, for a fixed amount of gas, present at constant pressure, according to this law, for a fixed amount of gas present at constant pressure, volume occupied by the gas is directly proportional to the absolute temperature. Volume occupied by the gas is directly proportional to the absolute temperature. तो बोला जा रहा है कि गैसियस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। कब? इफ N and T are constant। ये है चार्ल्स लॉ। अगर गैसियस मोल फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर रखोगे, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, गैसियस वॉल्यूम उतना ज्यादा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे गैसियस वॉल्यूम इंक्रीज करेगा अगर गैसियस अमाउंट फिक्स है और प्रेशर फिक्स है। इसको चार्ल्स लॉ बोलते हैं। इसका मतलब आप ये भी लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू K इंटू T। V is equal to K into T और V by T is equal to K। तो V by T is equal to K, यानी कि V और T का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो, दिस इंप्लाइज V1 by T1 is equal to V2 by T2 is equal to V3 by T3 and this is constant। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और यहाँ पे जो K है, K N और P पे कैसे डिपेंड करेगा आप वो भी पता कर सकते हो। ये नोट कर लिया? Yes, sir. From ideal gas equation, PV is equal to nRT, यानी कि V is equal to nR by P into T, ये लिख सकते हो। और V is equal to K into T होता है। इसका मतलब है कि K is equal to nR by P। K is equal to nR by P है। मतलब K is inversely proportional to P if N is constant। ठीक है, तो अब देखो चार्ल्स लॉ में जो हम ग्राफिकल, अगर हम इसकी ग्राफिकल एनालिसिस करें तो यहाँ पे सारे कर्व को हम कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे ड्रॉ करते हैं। और कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन पे अगर कर्व को ड्रॉ करते हैं तो प्रेशर की यूनिट होती है बार। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हम उसको आइसो बार बोलेंगे। तो ये कर्व जो है चार्ल्स आइसो बार बोले जाते हैं।
तो आप नोट कर लो यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ चार्ल्स लॉ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ चार्ल्स लॉ, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ चार्ल्स लॉ। इसमें लिखो इन चार्ल्स लॉ, in Charles law all curves are drawn, in Charles law all curves are drawn under constant pressure condition, in Charles law all curves are drawn under constant pressure condition, therefore these curves are also called, therefore these curves are also called, these curves are also called Charles isobars, Charles isobars। अब ये चार्ल्स आइसोबार्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो गैस लॉज हैं और इसकी जो ग्राफिकल एनालिसिस है ये अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। बाय सर। बाय बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, क्या कौन पूछ रहा था? सर वो आपने जो क्वेश्चन नहीं लिखवाया था व्हाई मर्करी इज यूज्ड एज बैरोमीटर फ्लूइड, उसका फर्स्ट पॉइंट बता दो एक बार। लिखवाया था भाई फर्स्ट पॉइंट, जरा बताना। Its density is highest among all liquids. जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें मरकरी की डेंसिटी हाईएस्ट होती है। इट्स डेंसिटी इज हाईएस्ट अमंग ऑल लिक्विड्स। बाकी सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं? यस सर। चलो ठीक, तो क्लास को कंप्लीट करते हैं।